हेलो दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आपके अपने इस एनलाइट एकेडमी के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने आपको अपने इंट्रो वीडियो में वादा किया था कि इस चैनल पे हम आपको यूजीसी नेट का संपूर्ण सिलेबस जो है बिल्कुल मुफ्त में करवाने वाले हैं, जिसमें पेपर 1 आपको इकबाल सर करवाएंगे और पेपर 2 हिंदी साहित्य वो आप मेरे साथ करेंगे। उस मुहिम में सबसे पहले मैं पेपर 2 हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है आपके साथ डिस्कस करने आया हूं, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करने का अपने मन में ठान चुके हैं तो ये तो आपको अंदाजा होगा ही कि जून 2026 के अंतिम वीक में, अंतिम सप्ताह में होने की संभावनाएं जो है यूजीसी नेट के पेपर की वो प्रबल है। और सीधी सी बात है, अगर देखे जाए तो दिन हमारे पास कुल मिला के 90 बचे हैं, मतलब मोटा मोटा 3 महीने हमारे पास बचे हैं। और 3 महीने में तैयारी किस तरह से की जाए, किस तरह से हम नेट क्लियर कर सकते हैं और किस तरह से हम जेआरएफ गेन कर सकते हैं, उसका पूरा खाका मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। बस आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिए। और बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि यार 3 महीने में तैयारी कैसे होगी और 3 महीने में नेट कैसे क्लियर करेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। मैं आपके साथ हूं, आप बस मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं 3 महीने की तैयारी आप अगर लगातार मेरे साथ करते हैं तो आप आसानी से अपना नेट क्लियर कर जाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि रण में जाने से पहले तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना तैयारी के, बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध में चले गए और पता लगे जाते ही खेत हो गए। खेत समझते हो ना, शहीद हो गए जाते ही। तो रण में जाने से पहले आपकी तैयारी अच्छी हो, उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका दुश्मन कितना मजबूत है। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन है हमारी परीक्षा। हमारा रण क्षेत्र कौन सा है? परीक्षा हॉल। तो दुश्मन कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, ये हमें कैसे पता लगेगा? हमें पता होने चाहिए कि उसमें कौन से गुण है और कौन से अवगुण है। और परीक्षा हॉल में अगर हमें अपने एग्जाम जैसे दुश्मन को पराजित करना है तो पता होना चाहिए ना कि वो कितना शक्तिशाली है। तो वो परीक्षा अगर क्लियर करनी है तो ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। अब बिना जाने अगर समुद्र में कूद गए और बिना दिशा निर्देश के कूद गए तो भाई भटक ही जाओगे। तो उस समुद्र में अगर कूद रहे हो तो उस समुद्र के अंदर आपका मार्गदर्शन करने वाला कौन है? ये सिलेबस। बस उसी सिलेबस के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। उस पाठ्यक्रम को हम क्रैक करेंगे कि पूरे इतने बड़े पाठ्यक्रम में 3 महीने हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या ग्रैब करें, कौन से फैक्ट्स रटने हैं, कौन से छोड़ देने हैं, जिससे हमारा एग्जाम आसानी से क्लियर हो सके। तो यही बस, भूमिका बहुत लंबी नहीं बांधेगी, सीधी मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात है कि हमारा टारगेट है कि जून 2026 के अंदर जो अंतिम सप्ताह है, उस अंतिम सप्ताह में क्या होने वाला है? एग्जाम होने वाला है। और उस अंतिम सप्ताह के एग्जाम को क्लियर करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए। बस उसी लक्ष्य के और हम अग्रसर होने के लिए सबसे पहला कदम बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। तो पाठ्यक्रम क्या है? देखो, कुल मिला के इस पाठ्यक्रम में कितना है? इस पाठ्यक्रम में कुल मिला के कितनी इकाई है? इस पाठ्यक्रम में कुल मिला के हमारे सामने है 10 इकाई। ठीक है, 10 इकाई में से अंदाजन अगर कहा जाए तो प्रति इकाई से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं, एवरेज बनते हैं, औसतन बनते हैं। पर जो इकाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो कभी कभी एनटीए वहां से क्वेश्चन ज्यादा डाल देती है। इसी तरह से टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, इसका अंदाजा तो आपका होगा ही। अगर फिर भी नहीं है तो कोई भी अगर नया बंदा हमसे जुड़ता है, कोई नया स्टूडेंट हमसे जुड़ रहा है और उसके इसके बारे में जानकारी नहीं है तो वो कमेंट करके बताए। हम अच्छे से ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें आप प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन कौन से पेपर से आते हैं और कितने पेपर कौन से क्वेश्चन से आते हैं। और पूरा सिलेबस अच्छे से मैं दोबारा डिस्कशन कर लूंगा आपके साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो इकाई 1 है। सबसे पहले कौन सी इकाई 1 है? हिंदी भाषा और उसका विकास। तो इसमें क्या, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, प्राचीन आर्य भाषाएं। इसमें मोटा मोटा अगर सारा एक एक अक्षर आप पढ़ने बैठोगे तो वैसे देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूं। इसका मोटा मोटा जो संक्षेप में अगर बताऊं, जिस्ट बताऊं तो इसका क्या है, समरी इसकी ये है कि देखो हमारी जो भाषा है वो हिंदी एकदम से तो नहीं बनी।
अब सीधी सी बात है कि शुरुआत में हम जो आए हैं तो बोलना तो एकदम से नहीं सीखे, पहले कुछ और बोली रही होगी, जो आपस में वार्तालाप है, आदान प्रदान है जो शब्दों का, इमोशंस का, भावनाओं का, तो उसका माध्यम कुछ और रहा होगा। फिर उसके बाद में अगर हम कुछ भाषाओं की बात करें, जैसे कि मोहनजोदाड़ो की भाषा है, वो भाषा आज तक क्रैक ही नहीं हो पाई है। इसलिए अगर देखा जाए तो हमारी जो आर्य भाषाएं हैं, जो वैदिक काल है, उस भाषा से हमारा इतिहास भाषा का माना जाता है लगभग। अब उस वैदिक काल के बाद में फिर बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, पाली आती है, उसीलिए प्राकृत आती है भाषा। फिर उस पाली प्राकृत से फिर आगे कैसे भाषा संशोधित होती 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 हमारे पर आज हम जो बोलते हैं खड़ी बोली, वो वहां तक हम कैसे पहुंचे, ये पूरा उसका इतिहास है। अब देखो, इकाई इतनी बड़ी है, इतिहास पढ़ने जाओगे तो मजा तो बहुत आएगा, पर 3 महीने में ये बस इकाई पूरी कर पाओगे। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको हमें छोड़ देना चाहिए। तो इसमें बड़ा बड़ा अगर बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूं साफ साफ कि जैसे इसमें ये खड़ी बोली वाला है, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, ये वाला जो पार्ट हो गया। इधर से जो हिंदी के जो विविध रूप हो गए, कौन से, उर्दू, ये हिंदी, उर्दू, दक्कनी, हिंदुस्तानी, ये जो हो गया, ये वाले जो है ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आगे जो ये टॉपिक है ना, जिसमें मैंने पहले से अंडरलाइन कर लिया है, ये जो है हिंदी शब्द की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और अंत में जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, देवनागरी लिपि विशेषताएं और मानकीकरण, ये अगर आप सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो वहां भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यहां भी है। तो यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है, ये देवनागरी लिपि वाला। तो ये विशेषता है मानकीकरण, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में आपके साथ साझा करूंगा और बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से हम इसको तैयार करेंगे ताकि आप बिल्कुल भी कभी भूलो ही ना इसको। फिर उसके बाद में आती है इकाई 2। इकाई 2 आती है इसके अंदर। भाई देखो, यूजीसी नेट के गलियारों में सबसे बड़ी अगर खौफ किसी से अगर जो परीक्षार्थी खाते हैं तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास से। यूजीसी वालों ने लिख तो दिया है, इसके हिंदी साहित्य का इतिहास इतनी आसानी से, पर ये इतना बड़ा समुद्र है कि अगर एक बार इसमें आप कूद जाओगे ना तो बिना मार्गदर्शन के खोना लाजमी है, आप खो ही जाओगे, आप ये पूरी ही नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूं अगर ढंग से पढ़ने बैठोगे तो 3 से 4 महीने में तो सिर्फ ये किताब पूरी कर पाओगे ढंग से, क्योंकि इसके अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग बुक पढ़नी पड़ती है, फिर वहां से कितने क्वेश्चन है, क्या गारंटी इसमें से कितने क्वेश्चन आप कर पाओगे, कितने नहीं कर पाओगे, तो ये समस्या इसके साथ रहती है। तो फिर कैसे करें? चिंता किस बात की है? आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास मैं आपको इस तरह से करवाऊंगा कि आप कभी भूल भी नहीं पाओगे। हाँ, हम कुछ चीजें छोड़ देंगे जो जरूरी नहीं है, जो जरूरी है बस वही करेंगे। अब इसमें अगर बात करें तो क्या जरूरी है क्या नहीं है, अब जैसे कि इसमें अगर बात करें, जैसे कि शुरुआती दौर में अगर हम बात करें, जैसे कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन हो गया, नामकरण है। अच्छा, ये अगर बात करें तो वैसे ये अगर यूजीसी नेट की बात करें तो उसमें अगर फैक्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं उसमें तो शायद इतना ज्यादा यहां से बेशक ना बनते हो हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण, लेकिन जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के जिस स्टेट के अंदर हिंदी के जो मेंस एग्जाम होता है, जो राइटिंग रिटन एग्जाम होता है, उसमें से इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। इसलिए अगर कोई भी रिटन की अगर तैयारी कर रहा है और आगे अगर सोच के असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में सोच के बैठा है तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आने वाले समय में आपको समस्या बिल्कुल भी ना हो। अब जैसे कि आदिकाल की विशेषताएं हैं, साहित्यिक प्रवृत्तियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको आप स्टार लगा लेना, ठीक है। और पीडीएफ के ऊपर जितना भी मैं घुचमुच गंदमंद मार रहा हूं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी से पहली बार मेरा वास्ता पड़ा है और मैं बिल्कुल सही से इसको टैकल कर नहीं पा रहा हूं। धीरे धीरे सीख जाऊंगा, चिंता मत करो, फिर उसके बाद में बहुत सही हम आगे से आगे चलते रहेंगे, ठीक है। फिर आता है रासो साहित्य हो गया, आदिकालीन हिंदी को का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की जो क्या है हिंदी
अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली और लौकिक साहित्य। ठीक है, इसमें जो अमीर खुसरो की हिंदी कविता है, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, ये बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप एक बार स्टार लगा लीजिएगा, बहुत जरूरी है ये भी। फिर उसके बाद भक्ति काल है, भक्ति आंदोलन के उदय, भक्ति काल में जो उदय है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप है और उसका अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट है। ठीक है, मतलब इतने को बहुत जरूरी भी नहीं है, इसको हम देख लेंगे बाद में, कोई नहीं। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, आलवार संत वगैरह ये सब हो गया। फिर उसके बाद में चलो ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो टॉपिक है ये निर्गुण और सगुण कवि और उनका काव्य, ये बहुत जरूरी है, इसको स्टार लगा लेना, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, रीतिकाल आ जाता है। रीतिकाल की बात अगर बात, अच्छा इसमें सबसे पहले आदिकाल भी आता है, ये ध्यान रखना ना, हिंदी साहित्य का इतिहास जो इसमें शुरुआती टाइम में जो है आदिकाल शुरू होता है, आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है, भक्ति काल के बाद में जो रीतिकाल है। अच्छा ऊपर जो हम ये बात कर रहे हैं ना, ये हिंदी कविता, अमीर खुसरो और ये जो है हिंदी का जैन साहित्य, सिद्धनाथ साहित्य, सारे आदिकाल के हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये जितना भी है, ये अगर मैं बात करूं आपका, ये जितना भी है ये सारा का सारा क्या है, ये आदिकाल है। ठीक है, क्या है, आदिकाल है, ये सारा आदिकाल, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे जो भक्तिकाल आ गया, ये जो हमारा भक्तिकाल है ही। फिर आ जाता है रीतिकाल। रीतिकाल में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है इसकी रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर उसके बाद आ जाता है रीति कवियों का आचार्यत्व हो गया, ये तो ठीक है, बहुत सारे आचार्य आए थे फालतू के, मतलब लोगों को, राजाओं को फ्री बैठे और कोई काम था नहीं तो कुछ ना कुछ सीखना था तो आचार्यत्व सीख लेते हैं, चलो ठीक है। आधुनिक काल की अगर बात करें तो इसमें क्या है, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास हो गया, भारतेंदु पूर्व हिंदी। अच्छा इसमें अगर बात करें तो जिस हमारा जो आंदोलन था, जो हमारा अगर हम बात करें किस तरह से हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन किस तरह उसके साथ साथ पैरेलल में ये चलता है, ये पूरा आधुनिक काल जो है हमारा, इसमें हिंदी नवजागरण का जो काल हो गया, इसमें जो हमारे जो भारत में जो नवजागरण का काल, जिसे हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय का समय हो गया, आर्य समाज का समय हो गया, ब्रह्म समाज का जो समय हो गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद आ जाते हैं, राजा राम मोहन राय आ जाते हैं, दयानंद सरस्वती आ जाते हैं, तो उसके बिल्कुल पैरेलल में चलता है आधुनिक काल, बिल्कुल ये। ठीक है, फिर उसके बाद में भारतेंदु का युग आ जाता है, 1857 की क्रांति और उसकी सांस्कृतिक पूर्ण जागरण की बात आ जाती है, भारतेंदु उनका युग आ जाता है, पत्रकारिता का आरंभ है, 19वीं शताब्दी, हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा है, ये ठीक है, ये जरूरी है बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद द्विवेदी युग आ जाता है, द्विवेदी युग में सबसे ज्यादा जरूरी जो लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इनसे क्वेश्चन बनता है, बहुत जरूरी है। अच्छा हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा एक नाम जो आचार्य शुक्ल ने दिया था, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे क्लासेस में, उसके प्रमुख कवि क्या है। अच्छा छायावाद हो गया, अच्छा छायावाद तो पूरा का पूरा जो है वो लगभग जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल पीक पे था तब का आंदोलन है, ये तब का, ये हिंदी साहित्य का आंदोलन कह सकते हैं, हिंदी साहित्य का जो काव्य हो गया, ये बड़ा ही सुंदर काव्य है, इसको पढ़ के बड़ा मजा आएगा आपको, हम साथ में पढ़ेंगे। इसमें छायावादी काव्य है, छायावाद के प्रमुख कवि है, फिर उसके बाद प्रगतिवाद आ जाता है, प्रगतिवादी काव्य उसके प्रमुख, फिर प्रयोगवाद आ जाता है, फिर नई कविता है, नई कविता के कवि, समकालीन कविता है, ये सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर, ये हम सारी अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो अगर हम बात करें तो बस छायावाद है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, हिंदी नवजागरण सरस्वती वाला हो गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी वाला हो गया। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य गद्य विधा, अच्छा इसको दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। इसमें पहले तो हम जितना भी इतिहास है उसके लिए अलग अलग जो बुक है वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, एक अलग वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर हम अच्छे से। और दूसरी अगर बात करें तो इसमें दूसरा पार्ट है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो ना ये जो लिखा है ये गद्य मत पढ़ लेना इसको, ये गद्य होता है, इसको इसका मतलब ये होता है, ठीक है, गद्य आधा द है और यह पूरा गद्य, और ये विधाएं, ठीक। अच्छा इसमें भी हम क्लास जब लेंगे तो इसमें बीच बीच में आपको मैं ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताता रहूंगा, इसमें आपको बड़ा मजा आएगा ये चीज जान के कि हंस और हंस में क्या डिफरेंस होता है, गांधी और गांधी में क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीजें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। बंटी और बंटी में क्या अंतर होता है, अगर कोई नया लड़का या कोई बच्चा या कोई दोस्त सखा कोई देख रहा हो तो बिल्कुल आप एक बार थोड़ा बता सकते हैं इस बारे में जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं अगर बात की जाए तो हिंदी उपन्यास है,
भारतीय उपन्यास की अवधारणा क्या है। अच्छा, इसमें अगर बात की जाए तो इसमें हम बहुत अच्छे से इसको करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सबसे शानदार बात यह है कि जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, टेक्स्ट मतलब कि यूनिट 6, 7, 8, 9, 10, तो यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 जो है, यूनिट 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10, कि जितना भी टेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो पहले जैसे यूनिट 6 कर ली, तो फिर उसके बाद में यूनिट 6 जैसे ही उपन्यास है, तो पहले हम उपन्यास इसमें आएंगे और पूरा का पूरा यूनिट 2 के अंदर जितने भी उपन्यास के जितने भी उपन्यासकार महत्वपूर्ण हैं, प्रेमचंद हो गए, उनके समकालीन हो गए, उनका युग हो गया, प्रेमचंद के बाद में वाले कौन से हो गए, उन सबको अच्छे से करेंगे। और इसमें स्पेसिफिक किया गया है वर्ष 2000 तक जितने बस वही करने हैं, वर्ष 2000 के बाद में जितने भी जन्मे हैं, या फिर जन्मे के कह रहे हूं सॉरी, जितने भी वर्ष 2000 के बाद में जितने भी जिन्होंने लिखना प्रारंभ किया है, उनके बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है। अब जैसे फिर हम क्या करेंगे, इकाई 7 है, कहानी है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम इकाई 2 में आएंगे और कहानी का उद्भव विकास, जितना भी इतिहास हो गया, जितने भी कहानीकार, उसके बारे में अच्छे से हम पढ़ते चलेंगे। फिर उसके बाद में हिंदी नाटक हो गया। हिंदी नाटक आप एक बार साथ बने रहना, मैं आपको गारंटी देता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, आपको आनंद आ जाएगा बिल्कुल। और आप जब ये टेक्स्ट पढ़ेंगे, हिंदी कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना, ये जितने भी हैं, ये सब हम पहले टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर यहां आएंगे और इसको बिल्कुल डिटेल में करेंगे और बिल्कुल पीवाईक्यू के हिसाब से करेंगे। ऐसे नहीं है कि कुछ भी कबाड़ उठाया और वहां पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो पढ़ेंगे भाई। देखो, कुल मिला के हमें भी पता है हमारे पास 3 ही महीने हैं, उस 3 महीने के अंदर भाई मैंने भी कमिटमेंट तो की है ना आप लोगों से। सीधी सी बात, अगर 3 महीने में अगर मैं आपका नेट क्लियर ना करवा पाऊं तो क्या, फिर किस बात का मैं आपका टीचर हूं भाई, सीधी सी बात है। और किस तरह से एग्जाम क्लियर करना, उसकी स्ट्रेटेजी कैसी होगी, वो मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा और बताता रहूंगा किस तरह से पढ़ना है, कैसे याद रखना है, कैसे इतने सारे फैक्ट्स हैं वो याद रखने हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, हर चीज का मैं आपको तोड़ बताता रहूंगा, साथ के साथ किस तरह से मैंने तैयारी की थी और किस तरह से मैंने एग्जाम क्रैक किया है, वो बस आपको मैं आपका साझा करता रहूंगा आपके साथ, तो आपको वहां से पता लगता रहेगा बस। इसमें हिंदी का प्रवासी साहित्य है, अवधारणा और प्रमुख साहित्यकार हो गए, हिंदी की अन्य गद्य विधाएं हैं, रेखाचित्र संस्मरण है, यात्रा साहित्य हो गया। ये क्या होता है, ये जब हम उस टॉपिक पे आएंगे कि रेखाचित्र और संस्मरण में क्या अंतर होता है, यात्रा साहित्य क्या होता है, आत्मकथा क्या होती है, अच्छा आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है, डायरी क्या होता है, डायरी शैली क्या होती है, इस बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहां ज्यादा जरूरी होगा गहराई में जाने की जरूरत होगी, हम गहराई में भी जाएंगे, और जहां ऊपर ऊपर से बिल्कुल शैलो लेवल पे, बिल्कुल उतले लेवल पे पढ़ने की जरूरत है, हम उतना भी पढ़ लेंगे। फिर इकाई 3 आ जाती है। इकाई 3 के अंदर जो साहित्य शास्त्र हो गया, साहित्य शास्त्र कौन कौन सा है, इसमें भारतीय काव्य शास्त्र भी है, भारतीय काव्य शास्त्र भी है, और एक इसमें पाश्चात्य काव्य, पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी है। अब इसमें बात करें तो इसमें प्रमुख संप्रदाय और जो सिद्धांत है, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लो भाई इस पे, ये हम करेंगे बहुत अच्छा है। रस निष्पत्ति हो गया, साधारणीकरण हो गया, ये नाटक के अंदर आते हैं। रस निष्पत्ति हो गया, साधारणीकरण हो गया, ये सारे जो है नाटक और उपन्यास के साथ जुड़ने वाली चीजें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे है। शब्द शक्ति है, काव्य गुण है, काव्य दोष हो गया, प्लेटो के काव्य सिद्धांत हो गए, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आने शुरू हो गए। अब जैसे अरस्तु हो गया, अनुकरण सिद्धांत है, त्रासदी विरेचन क्या होता है, जैसे कि अगर हम देखा जाए तो हम आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ेंगे, वो त्रासदी विरेचन वाला हो गया, विरेचन के सिद्धांत क्या हो गया, वो त्रासद नाटक है आषाढ़ का एक दिन, और भी नाटक है और भी कहानी जो त्रासद है वो हम देखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, काव्य भाषा का सिद्धांत, उन्होंने कविताओं के बारे में क्या कहा है, टेक्स्ट के बारे में क्या कहा है। कॉलरिज, कल्पना और फैंटेसी, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। टीएस इलियट हो गया, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत क्या हो गया, परंपरा की अवधारणा क्या है, आई ए रिचर्ड्स हो गया, मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, ये सब है। ये कौन से प्रोफेसर ने दिया, ये कौन से प्रोफेसर ने दिया, ये किस कवि ने दिया है, इसका मतलब क्या है, ये यहां से क्वेश्चन बनने की भी संभावना होती है, और जितना जरूरत होगी पीवाईक्यू के हिसाब से हम इसको पढ़ते चलेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस करते चलेंगे, ताकि आप पे ज्यादा बर्डन ना आए। वो सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी है, पीवाईक्यू एनालिसिस करना और आपके सामने जो उसको लेके आना और आपको क्वेश्चन करवाना, और जितनी जरूरत की चीजें हैं आपको करवा के आपको याद करवाना, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना इस बात की।
ठीक है। फिर इकाई 4 हो गए। इकाई 4 में बहुत ही शानदार चीज है वैचारिक पृष्ठभूमि। अच्छा, इसमें से जो है इन दोनों में से क्वेश्चन बनने की जो संभावना होती है, लेकिन लगभग जो क्वेश्चन है 5-5 ऐसा ही होता है। बहुत ज्यादा मतलब ऐसे देखा जाए तो अगर देखो जेआरएफ निकालना है तो 5-5 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मतलब कम, मतलब बहुत कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा माने जाते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए टोटल, मतलब कि लगभग 20 नंबर हो गए। लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी कोई भी, जैसे साहित्य शास्त्र की तो एक बुक प्रॉपर मिल जाती है, लेकिन वैचारिक पृष्ठभूमि जो है इसके अंदर जो आपको कोई एक प्रॉपर बुक नहीं मिलती है, सबसे बड़ी बात यह। तो हम क्या करेंगे, तो हम दृष्टि गाइड जो है, जिंदाबाद, दृष्टि गाइड जिंदाबाद, बस सिंपल। दृष्टि गाइड से पढ़ेंगे, बाकी गूगल बाबा जिंदाबाद, एआई जिंदाबाद, वहां से हम पढ़ेंगे। और मैं लगभग आपका इतना कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा इसके अंदर कि अगर वहां से 5 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे। इस बात का दावा मैं आप दावे के साथ कहता हूं, गारंटी दे रहा हूं, बस आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी, 5 स्टार गारंटी। ठीक है। इसमें अलग अलग है, भारतीय नवजागरण हो गया, स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि है, हिंदी नवजागरण हो गया, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट मैंने बोला था ना खड़ी बोली आंदोलन, ये जो है वो उसके साथ साथ चलता है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा होता है हमारा, ये उसके साथ साथ चलता है, बिल्कुल बिल्कुल उसके पैरेलल में चलता है ये सब चीजें। वो जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बड़ा ही मजा आएगा कि इतिहास जो है वो हमारे साहित्य को कैसे, या फिर हमारा साहित्य इतिहास को कैसे प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, कैसे हमारा जो इतिहास है वो हमारे साहित्य को इफेक्ट करता है। वो दोनों एक दूसरे के परस्पर जो है एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, दोनों को प्रभावित करते हैं एक दूसरे को। आगे जैसे भारतीय हिंदू और हिंदी नवजागरण हो गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी, अच्छा इसके वो आप देख ही चुके हो भारत। अच्छा, हम जैसे हम जब भारतेंदु के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि हम पढ़ लेंगे, तो वैचारिक पृष्ठभूमि जो भारतेंदु के बारे में पढ़ेंगे तो वहां से थोड़ा थोड़ा अंदाजा हमें हो जाएगा। अगर बाई चांस मान लेते हैं कि इसको पूरा ना पढ़ते हैं और फिर भी इन राइटर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं और थोड़ा थोड़ा उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि जान लेते हैं, गांधीवादी दर्शन हो गया, अंबेडकर दर्शन हो गया, लोहिया दर्शन हो गया, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है मनोविश्लेषणवाद। इनको मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, इसको क्या कहते हैं, मतलब इसका डिटेलिंग में आपको बताऊंगा। बड़े ही शानदार है, मेरे तो बहुत प्रिय हैं, तो आपको मजा आ जाएगा। अस्मिता मूलक विमर्श हो गया, दलित है, स्त्री, अच्छा ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं, अस्मिता मूलक विमर्श वाले जो है, दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक वाले, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इकाई 5 आ जाता है। इकाई 5 की अगर बात करें तो यहां पे बैटरी लो हो गई है, और फिर उसके बाद बात करें तो इकाई 5 आ जाती है। इकाई 5 जो है इसमें हिंदी कविता है। देखो भाई सीधी सी बात, जैसे इकाई 2 जो है ना सबसे बड़ी है इसमें और बहुत ही बड़ा एक किस्म का समुद्र है, तो बात करूं तो ये भी बहुत बड़ा समंदर है। और अगर यहां पे एक एक अगर आप रचना पढ़ने बैठ जाते हो तो भाई फिर तो अल्लाह ही मालिक आपका, फिर तो श्री राम ही आपको साक्षात आके बचा सकते हैं, या फिर संकट मोचन हनुमान आपको बचा सकते हैं, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा रचनाएं हैं कि आप पढ़ने बैठोगे तो यही आपकी खत्म नहीं होने वाली है 6 महीने। तो अब पृथ्वीराज राजस्व है उसका, उसमें अलग अलग जो है वो सर्ग दिए गए हैं, लेकिन इसमें क्या है, केवल अपने को रेवा तट पढ़ना है, स्पेसिफिकली बोला गया है, ठीक है, रेवा तट पढ़ना है। अमीर खुसरो की जो पहेलियां और मुकरियां हैं, अच्छा अमीर खुसरो की बहुत ज्यादा ही फेमस पहेली है जो बच्चों के अंदर फेमस है बहुत ज्यादा, कोई बताएगा मुझे, जो बच्चों में फेमस है बहुत ज्यादा, पता होगा आपको। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर औंधा धरा, चारों ओर ये थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। इसका उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। ये वैसे ऐसी मुकरियां हैं, मजा आएगा वो पढ़ के बहुत ज्यादा। विद्यापति की पदावली है, विद्यापति की पदावली में संपादक नरेंद्र झा है। इसके पद संख्या जो 1 से लेके इसकी 25 है, 25 ही पद पढ़ने इसके। कबीर हो गए, वाह, इनको पढ़ के तो मजा ही आ जाएगा आपको। वैसे हाँ, अगर देखा जाए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आता है। और क्योंकि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो इसको बहुत ज्यादा आप सरसरी निगाह से पढ़ के भी चलोगे तो काम चल जाएगा आपका। लगभग यहां देखा जाए तो 50 जो आपको पद संख्या इसमें याद करनी होती है टोटल, ठीक है। जायसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली में जो है नागमती जो वियोग खंड हो गया। अच्छा जायसी ग्रंथावली की बात की जाए तो इसमें जो पद्मावत हो गया, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखी थी,
ठीक है, जिसके बाद में मूवी भी बनी थी पद्मावती और उसके ऊपर बहुत ही बवाल कटा था। उसमें नागमती वियोग खंड जो है उसके बारे में पढ़ना है। इसको नागमती वियोग खंड की अगर बात करें, रामचंद्र शुक्ल ने जो है नागमती के वियोग को जो सच्चा भारतीय वियोग कहा था। क्या कहा था? सच्चा भारतीय वियोग। अच्छा, इस ये ऐसे चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, वो आप चिंता मत करना, ठीक है। साथ साथ आप पढ़ते रहोगे तो आपको मजा आता रहेगा। और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन का क्या पता कब बन जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। और ऐसे ऐसे कंसेप्ट जब आपको क्लियर होंगे ना, तो कभी कभी जो क्वेश्चन होते हैं ना जो आपके रेंज में नहीं होते हैं, कभी आपने सुने भी नहीं होते हैं, तो वो कंसेप्ट के बलबूते जो आपके सही हो जाते हैं। मेरे तो होते हैं, आपके भी हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं आपको इसके बाद की। नागमती वियोग खंड हो गया, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें नागमती जो होती है भाई, रत्न सेन के पीछे जो रोती है भाई, ओ हो क्या बोलूं मैं आपको, वो आप जब पढ़ोगे तो आपके भी आंसू आ जाएंगे। वैसे आंसू तो क्या आ जाएंगे, वो देखा जाए तो कहीं कहीं तो ऊहात्मकता बहुत ज्यादा है उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें सूरदास है। सूरदास में भ्रमर गीत सार हो गया, रामचंद्र शुक्ल ने भी इनको ही संकलित किया था। पद संख्या 21 से 70 है। सूरदास को पढ़ने का जो मजा आता है, क्योंकि सूर की जो पद है उसमें माधव है, गोपी है, राधा है, उद्धव है, वाह मजा ही आ जाता है उसके अंदर। निरखती अंग श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती, लोचन जल कागज मसी मिले के हवा गई शाम शाम की बातें, वाह जियो सूरदास। फिर उसके बाद तुलसीदास की अगर बात करें तो रामचरितमानस है, उत्तरकांड हो गया। रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है वही हमें पढ़ना है। इसके ऊपर अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो बवाल आज के टाइम में कटता है ना, तो उत्तरकांड पे करता है। कुछ लोग बोलते हैं उत्तरकांड बाद में जो प्रक्षेपित किया गया है, कुछ बोले कि नहीं ये साथ में ही था वगैरह वगैरह, ठीक है। वो हम इस पे अगर बात करेंगे, अगर देखो अगर रिटर्न एग्जाम की बात होती है ना, तो रिटर्न एग्जाम में इसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हमारा ऑप्शनल टाइप जो आता है, अगर हमें जेआरएफ सिर्फ लेना है, वहां तक जाना है सिर्फ, तो उसमें इतना इतना जरूरी नहीं होता है जिसपे हम इतना आलोचनात्मक इसका परीक्षण करें कि सही है नहीं है। वो हम जैसे करेंगे उसमें आपको मैं बताता रहूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में रीतिकाल आ जाता है। रीतिकाल के अंदर जो है वो बिहारी आ जाते हैं। बिहारी इसके अंदर जो है वो दोहा है 50, 1 से 50, ठीक है। बहुत लंबा है। इसमें अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे, इसके अंदर हम आधुनिक काल से शुरुआत करेंगे। अच्छा ये देखो, इसके अंदर जो बिहारी आ गए हैं, बिहारी के बाद में घनानंद है। अच्छा घनानंद की बड़ी दुखदायी कहानी है बेचारे की, इनको भी हम देखेंगे, ठीक है। मीरा हो गई, माँ मीरा जो है वो, उनके बारे में तो ऐसा कोई है ही नहीं भारतीय जो ना जानता हो, ठीक है। ये जो आधुनिक काल की रचनाएं सारी, हम सबसे पहले इसमें से ही पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा इसमें से पढ़ने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम सारी की सारी रचनाएं पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल नहीं, जो जरूरी है वो करेंगे। अच्छा प्रिय प्रवास की अगर बात करें तो इसमें कोई भी दिया नहीं गया है कि इसमें कौन सा सर्ग पढ़ना है। इसमें कुल मिला के 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास के अंदर जो है वो स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है यूजीसी ने, तो इसके अंदर टोटल 17 सर्ग है। तो जय माता दी आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेट्स टॉक, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जो हो गया, इसमें भारत भारती है, साकेत, साकेत का इसमें स्पेसिफाई किया गया है। नवम सर्ग, नवम सर्ग जो है वो पूरा पढ़ना है, बाकी साकेत पूरा नहीं पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद हो गए, आंसू है, कामायनी है, श्रद्धा लज्जा। अच्छा इसमें कामायनी के अंदर टोटल आप सोच रहे होंगे यार इतना पढ़ना पड़ेगा, भाई 15 सर्ग है इसके अंदर, आपको 3 ही पढ़ने हैं, श्रद्धा लज्जा और ईड़ा, ठीक है। निराला, इनको पढ़ के मजा आ जाएगा आपको। निराला जो है महाप्राण निराला, इनकी जो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी कहेंगे, राम की शक्ति पूजा, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जूही की कली, जागो फिर एक बार, शेरों की मांद में आया है सियार, जागो फिर एक बार। सरोस्मृति, सरोस्मृति हो गई, यही दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज तक नहीं कही। कुकुरमुत्ता, यहाँ बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु, सारी अच्छी अच्छी कविताएं हैं, सबको हम पढ़ेंगे। लेकिन जो ज्यादा जरूरी है वो राम की शक्ति पूजा है, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। सुमित्रा नंदन पंत है, परिवर्तन है, प्रथम रश्मि है। अच्छा सुमित्रा नंदन पंत जो है उनका एक और भी है, ये द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये जो है वो महादेवी वर्मा की नहीं है, इन्होंने लगता है कि चरस फूंकी होगी उस दिन यूजीसी वालों ने और यहाँ पे लिख दिया होगा द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ये किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की है ये ध्यान रखना, ठीक है। पीडीएफ का जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, पर इसको ठीक कर लेना, ठीक है। उसके बाद महादेवी वर्मा है, मेरे प्रिय को भाता है तम के पर्दे में आना, ठीक है। बीन हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये जितनी भी कविताएं हम इसको पढ़ना है, इसमें देखेंगे पीवाईक्यू के हिसाब से जितनी ज्यादा जरूरी होंगी उनको पढ़ेंगे, बाकियों को हम छोड़ देंगे, तो ज्यादा जरूरी नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर, ये बहुत
तो राष्ट्र कवि कहेंगे, राष्ट्र कवि की इनको उपाधि मिलती है। उर्वशी है, उर्वशी का इनको तृतीय अंक जो इनका पढ़ना है सिर्फ। रश्मि रथी, देखो रश्मि रथी से क्वेश्चन आए ना आए, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में लगभग आपने सबने सुना तो होगा ही। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद इतने क्वेश्चन यहां से नहीं बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबको एक बार ये पढ़नी चाहिए, बहुत ही अच्छी है। नागार्जुन, नागार्जुन जो बाबा नागार्जुन है, बाबा नागार्जुन जो है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो बहुत ही मुखर रूप से बोलने वाले हैं, मार्क्सवादी कह सकते हैं इनको। और नागार्जुन है, कालिदास हो गया, कालिदास सचत बतलाना, रोया तुम के रक्ष यक्ष, रोया यक्ष की तुम रोए थे, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, ये तो टोटली मिला के 11 लाइनों की कविता है, इसको तो वैसे रट लो आप। खुरदर पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूं, ये सारी है जिसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे। सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको याद करने के मैं आपको पक्का एक दिन इसको वो दूंगा कि आप इसका इनका पूरा नाम याद करके आइए। सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। कलगी बाजरे की, जिसमें उन्होंने नए उपमानों के बारे में बात की है, यदि अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, इनकी ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अज्ञेय की असाध्य वीणा जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र है, जिसमें गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, मुक्ति बोध है, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, ये इंपॉर्टेंट इनकी है, यहां से क्वेश्चन बनता है। धूमिल है, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल, दर्शन, रोटी और संसद, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है इकाई 6, इकाई 6 जो आ जाती है, अच्छा इकाई 6 की अगर हम बात करें तो आपको सुन के थोड़ी सी निराशा होगी, हम इसका टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे। अरे ये क्या बोल दिया, टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम कैसे पास करेंगे? अरे फिर भी करेंगे, चिंता नहीं करने का। हम इसको पढ़ेंगे दृष्टि की गाइड से। किससे पढ़ेंगे? दृष्टि की गाइड से पढ़ेंगे। हम सिर्फ जो जरूरी चीजें वो पढ़ेंगे, क्योंकि भाई टोटल मिला के मेरे हिसाब से 13 जो है, कितने टोटल इसके अंदर 13 उपन्यास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 उपन्यास है टोटल। भाई दिमाग का पानी निकल जाएगा, ठीक है। और यार इसमें से कुछ रहना नहीं है, तो ज्यादा जरूरी है ना, जितना जरूरी उतना पढ़ो, जितना नहीं है छोड़ दो। हम इसमें से क्या करेंगे? पात्र याद कर लेंगे। क्या करेंगे? इसकी जो है सारांश वो याद कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसमें जो भूमिका है, भूमिका के अंदर जो महत्वपूर्ण कथन है वो याद कर लेंगे, बस सिंपल। वहां से अपना काम बन जाएगा, इतना है भाई। एग्जाम क्लियर करना है, पीएचडी बाद में कर लेना, ठीक है। हाँ, इसके अंदर 2 उपन्यास जो है वो हम अच्छे से, वैसे देखा जाए तो सबने नाम सुना ही होगा, ये तो विश्व प्रसिद्ध कह सकते हैं इसे, गोदान उपन्यास, महाकाव्यात्मक उपन्यास की उपाधि से मिलती है। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर पढ़ना नहीं है तो कोई वीडियो आपको मैं रिकमेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, जब आप बताओगे तो वो पूरा उसकी कहानी आप देख लेना, तो कम से कम एक चीज समझ आ जाए कि पूरी कहानी का मतलब क्या, अगर किसी महानुभाव ने आज तक इसको पढ़ा नहीं है तो। अज्ञेय शेखरिक जीवनी, ये भी बहुत जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, इस बार भी क्वेश्चन बना था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा हो गई, इसमें से भी क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती। फणीश्वर नाथ रेणु, मेला आंचल, आंचलिक उपन्यास, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यशपाल झूठा सच, ये भी एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाकी अगर मुझसे पूछो तो 13 उपन्यासों में से ये 2 उपन्यास तो आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए, गोदान और झूठा सच। इसलिए नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा अच्छे हैं और पता नहीं आपकी जिंदगी में बहुत आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे, नहीं भाई, एग्जाम की दृष्टि से कह रहा हूं, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना ही चाहिए। अमृतदार नागर मानस का हंस हो गया, तमस हो गया, भीष्म साहनी का, शिलाल शुक्ल का राग दरबार, यहां से क्वेश्चन बना था इसकी भूमिका से इस बार, इसलिए कह रहा हूं भूमिका पढ़ेंगे तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। कृष्णा सोपती जिंदगी नामा, इसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। मन्नू भंडारी आपका बंटी, बहुत ही शानदार उपन्यास है। हाँ मतलब अगर देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से तो पता नहीं, पर पढ़ने में बड़ा शानदार है। जगदीश चंद्र माथुर, धरती धन्य अपना। फिर उसके बाद इकाई 7, जहां से हम यूजीसी नेट की तैयारी सबसे पहले शुरू करेंगे। हिंदी कहानी, आसान यूनिट है और जिसको पढ़ने में मजा आपको आने वाला है। राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला, ये चंद्रदेव से मेरी बातें, इसमें 21 कहानियां हैं टोटल। पूरी की पूरी वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना खींच के मैं थोड़ा संक्षेप में चीजें बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चंदेश से मेरी बातें हैं, दुलाई वाली, माधवराव सप्रे, टोकरी पर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान राही। अच्छा मैं आपको बता दूं, जो 21 कहानियां इसमें से एक भी नहीं छोड़नी। इस पूरे की पूरे इस इकाई में से अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत हुआ
तो एक आप क्या करो, डूब मरो। क्या करो, डूब मरो। इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही पतली सी पीडीएफ बनती है इसकी, कुल मिला के कोई 30-40 पेज की बनती है, और इतने में आपकी पूरी यूनिट हो जाती है। इसमें से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन और कभी कभी 10 क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो यहां से तो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। और आप चिंता मत करो, आपके नोट्स में ऐसे बनवाऊंगा कि क्वेश्चन तो यहां से एक क्या आधा भी गलत नहीं होगा आपका, ये मेरी गारंटी है। बाकी एक बार सारी सारी पढ़ लेना जो जो है इसके अंदर। अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, सिक्का बदल गया। इसमें अगर सबसे ज्यादा जो मेरी सबसे प्रिय है उसमें एक तो ईदगाह है प्रेमचंद की, एक राही है, बहुत ज्यादा सुंदर कहानी है, एक जो उसने कहा था जो कि पूर्वदीप्ति पद्धति पर आधारित है, बहुत ही सुंदर कहानी है। और इसमें अगर बात की जाए तो चीफ की दावत, ये तो जो आपके अंदर क्या बताऊं, आपके अंदर मतलब एक बवंडर सा ला देती है। अगर आप थोड़े से भी संवेदनशील है अपने दादा दादी को लेके, तो एक बार दिमाग तो खराब होगा इसको पढ़ के आपका। ठीक है, ज्ञान रंजन है पिता, कमलेश्वर राजा निर्वंशिया, निर्मल वर्मा परिंदे, ये भी कहानी अच्छी है। इकाई 8 हो गया, इसके अंदर हिंदी नाटक है। इस टेक्स्ट को हम पूरा पढ़ेंगे, ये याद रखना। उपन्यास के लिए सिर्फ बोला है मैंने कि हम इसका पूरा नहीं पढ़ेंगे, कोई भी टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसको इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। लेकिन रही बात इकाई 7, हिंदी कहानी टेक्स्ट पूरा पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ये याद रखना, लाइन बाय लाइन, एक एक अक्षर आपको पढ़ाऊंगा मैं यूट्यूब पर, सारी की सारी वीडियो मुफ्त में मिलेगी आपको। हिंदी नाटक, हिंदी नाटक की अगर बात करें तो इसके अंदर कितने नाटक है टोटल, भारतेंदु, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा हो गया जयशंकर प्रसाद का। अच्छा, ये दोनों जो नाटक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं भाई। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। अंधा युग से भी इस बार क्वेश्चन बना था, पिछली बार भी बना था। ये लक्ष्मी नारायण लाल नहीं है, मैंने कहा ना इन लोगों ने भांग पी थी, मुझे ऐसा लगता है उस दिन। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, ठीक है, लाल नहीं है, मिश्र हैं। सिंदूर की होली, मोहन राकेश, आधी अधूरी, आषाढ़ का एक दिन, दोनों के दोनों नाटक इतने सुपर्ब हैं कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। मतलब ये पूरी की पूरी जो यूनिट है ना, इसमें से कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको ऐसा लगेगा यार एग्जाम गया भाड़ में, मैं इसको पढ़ ही लेता हूं यार। जैसे कि बकरी नाटक है, हंसते हंसते मजा भी आएगा, और जो कटाक्ष जो इनमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जो मारे हैं, मजा आएगा आपको पढ़ के। एक और द्रोणाचार्य, ये मेरा बहुत ही प्रिय नाटक है, इतने कट टू कट इसके अंदर डायलॉग शंकर शेष ने लिखे हैं कि मजा आता है पढ़ के इसको। उपेंद्र नाथ अश्क है, अंजो दीदी है, महाभोज है। महाभोज जो है मनु भंडारी का एक उपन्यास भी है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि उपन्यास को सफलता मिलने के बाद में इसको नाटक के रूप में परिवर्तित किया गया था, ये ध्यान रख लेना। उपन्यास जो आया था वो आई थिंक 1889 के आसपास का है, 79, और नाटक जो आई थिंक 1882 के आसपास का है, सॉरी 1979 है, ये 1982 है, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, पर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो भाई चला लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हिंदी निबंध हो गया, हिंदी निबंध 9वीं इकाई आ गया, ये भी बड़े शानदार शानदार निबंध है, जैसे दिल्ली दरबार दर्पण हो गया, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सुंदर भी है, इसको पढ़ना चाहिए आपको। प्रताप नारायण मिश्र, शिव मूर्ति हो गए, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट है, शिव शंभू के चिट्ठे है। रामचंद्र शुक्ल है, कविता क्या है, ये भी बहुत बढ़िया है। मतलब एक किस्म से रामचंद्र शुक्ल का ये क्या काव्य शास्त्र है, रामचंद्र शुक्ल का काव्य शास्त्र है कि भाई असली कविता किसे बोलते हैं। ये मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, चिंता मत करना, यहां से क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी क्वेश्चन आया था, उससे पिछली बार भी आया था, इस बार तो इससे सिर्फ इससे एक, इस निबंध से 2 पता नहीं 3 क्वेश्चन आए थे अलग अलग तरीके से। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्याधवास मिश्र हो गया, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, यहां से भी क्वेश्चन बने थे, इस बार 2 बने थे शायद क्वेश्चन, एग्जैक्ट याद नहीं है, पर 2 क्वेश्चन लगभग बने हैं। मैं एक बार थोड़ा एनालिसिस करके आपको बता दूंगा अच्छे से, ये बहुत ही जरूरी है और बड़े मजेदार भी है। ये बड़ा मजेदार निबंध है, उत्तरा फाल्गुनों के आसपास, कुबेरनाथ राय का, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और जरूरी भी है।
और सॉरी इंपॉर्टेंट जरूरी एक ही हो गया, इंपॉर्टेंट भी और पढ़ने में मजेदार भी है। ठीक है। विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह। नामवर सिंह जो एक आलोचक भी हैं और बढ़िया निबंधकार हैं, संस्कृति और सौंदर्य, ये भी बहुत अच्छा निबंध है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे सारे A to Z, एक टेक्स्ट भी नहीं छोड़ेंगे इसका। फिर आता है इकाई 10। इकाई 10 की हम बात करें तो इसमें आत्मकथा है, जीवनी है और अन्य गद्य विधाएं। अच्छा, इस बार इकाई 10 जो क्वेश्चन आए थे 2025 के दिसंबर वाला, जो जनवरी में एग्जाम हुआ था 6 जनवरी को, इसमें से बड़े क्वेश्चन बने हैं भाई। बस इसमें समस्या ये रहती है कि इसमें आत्मकथा है, जीवनी है या अन्य गद्य विधाएं, आपको पहचानना पड़ता है। अच्छा, वो कैसे पहचानेंगे? मैं हूं ना, मैं सब करवाऊंगा, टेंशन मत ले दो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैं करवाऊंगा। रामकृष्ण मैनीपुरी हो गया, माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा, ठकुरी बाबा, यहां से क्वेश्चन आया था इस बार। तुलसीराम मुर्दहिया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना था इस बार। शिवरानी देवी हो गया, प्रेमचंद घर में, यहां भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन बना था। मनु भंडारी, ये कहानी एक भी। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा हो गया। वहीं अगर बात करें हरिवंश राय बच्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रमणिका गुप्ता है, आप उधरी। हरिशंकर परसाई, अच्छा हरिशंकर परसाई का कोई भी अगर टेक्स्ट हो तो वो पढ़ना मत भूलें। जो जूते भिगो भिगो के वो प्रशासनिक जो व्यवस्था को मारते हैं, उससे खतरनाक कोई मार नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। मतलब प्रेमचंद जी के टक्कर के हैं बिल्कुल। प्रशासनिक जो व्यवस्था है, उनको जो जूते भिगो भिगो के मारते हैं, ये क्या शानदार लिखते हैं। भोलाराम का जीव जो है, ये वैसा ही एक व्यंग्य है, ठीक वैसी एक कहानी भी है हमारी इनकी। कौन सी? इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। ये आप जब पढ़ोगे ना तो आपको शानदार हंसी आने वाली है, मतलब मजा आ जाएगा आपको। माता दिन चांद पर, मैं गारंटी देता हूं आपको, मतलब कि अगर आप साथ बने रहेंगे तो आपको मजे मजे में पढ़ाई करवाएंगे और मजे मजे में याद भी हो जाएगा और मजे मजे में एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। इस बात का मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसा नहीं मैं कोई हवा में बातें कर रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं ये बातें मैं आपको। कृष्णचंद्र हो गया, कृष्णचंद्र है, इसमें जामुन का पेड़ है, दिनकर जी है, उनका संस्कृति के 4 अध्याय, ये बहुत जरूरी है ऊपर, ठीक है। मुक्ति बोध एक लेखक की डायरी, राहुल सांकृत्यायन में तिब्बत यात्रा, अगे अरे यायावर याद रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस, जिसमें हमने डिस्कशन किया कि कौन कौन से टॉपिक जरूरी हैं। अच्छा, इसकी एक अलग से भी हम वीडियो बनाएंगे अगर आप बोलो तो, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक है जो हम छोड़ सकते हैं, लास्ट के दिनों में कौन कौन से टॉपिक हमें करने चाहिए और कौन से छोड़ देने चाहिए। नोट्स कैसे बनाने हैं कैसे नहीं बनाने, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी। आने वाले समय में आते इस तरह की हम वीडियो लेते रहेंगे और आपको ऐसा ऐसा कंटेंट देते रहेंगे जिसमें आपको होने वाली जितनी भी असुविधाएं हैं, कोई भी ऐसी आपको असुविधा ना रहे जिससे कोई भी आपके मार्ग में बाधा बने। इस बात का हम आपको बिल्कुल क्या बोलेंगे, एश्योरेंस देते हैं बिल्कुल। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, हमारे साथ बस बने रहिएगा। और हाँ, रही बात इस पूरे पीडीएफ की, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, सीधा उस पर क्लिक कीजिएगा और आपके पास ये जो है पूरा का पूरा आ जाएगा। बस जो करेक्शन है वो आप कर लेना, लेकिन ये जो है जहां भी आप बैठ के पढ़ते हो उसे वहां पर चिपका लो, पास रखो, कुछ भी करो, रोज खाओ, चाय के साथ चाहे बिस्किट की तरह इसको खा लो, दिमाग में घुसा लो। एक एक चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए सिलेबस की, तभी आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हो, वरना 3 महीने क्या 3 साल में भूल जाओ, आप पूरी किताबें नहीं पढ़ पाओगे। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, और ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं इस सब्जेक्ट को पिछले 6-7 साल से पढ़ रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आखिर तक हमारी वीडियो देखी है तो भाई बस इतना ही निवेदन है कि इसको शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और अच्छे अच्छे कमेंट कर दो। और अगर कोई नई वीडियो अगर आपको कुछ चाहिए इस टॉपिक के ऊपर और जो आपको समस्या आ रही है इस एग्जाम को लेके, तो हमारे साथ एक बार शेयर कीजिए कमेंट में, तो हम उसके ऊपर आगे और भी वीडियो लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एनलाइट एकेडमी से जुड़ने के लिए।